हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकेस मैथमेटिक्स क्लास। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग सबों को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ और साइंस की पूरा मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें कि हम अभी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वर्ग 10th क्लास का विषय गणित, जिसमें कि आज से आप लोगों के लिए मैं प्रत्येक दिन एक नए वीडियो के साथ मिलते रहूँगा। कि कारण है कुछ दिन पहले से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब जो है आप लोगों का वीडियो प्रॉपर डेली अपलोड होते रहेगा। जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 10th के फर्स्ट अध्याय वास्तविक संख्या। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जो वर्ग 10th का प्रथम अध्याय है। ठीक है, चलो वास्तविक संख्या के हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। ठीक है, तो इसे रियल नंबर के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके कि रियल नंबर होता है अर्थात वास्तविक संख्या क्या होती है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देने। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। तो देखिए, तो वास्तविक संख्या में दो चीज मिला होता है। क्या चीज होता है वास्तविक संख्या में? तो वास्तविक संख्या, ध्यान में रखिएगा, वास्तविक संख्या में क्या क्या चीज होता है? तो वास्तविक संख्या दो संख्याओं का समूह होता है। तो एक जो होता है, एक क्या होता है? परिमेय संख्या। किसका होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, क्या है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। जब ये दोनों संख्या आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। चलिए, तो क्या बोले? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जो इस चैप्टर में हम लोग जाने वाले इसी के बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में ही जानेंगे कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत किस किस को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए, तो वास्तविक संख्या के चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है प्रश्न। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कितने नंबर का पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर से पूछा जाएगा 6 से 8 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न। कितने नंबर का? 6 से 8, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहता है। अब सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय प्रश्न होता है, लेकिन 5 अंक का स्तर प्रश्न एक भी इसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो वो देख लीजिए। हम लोग को 4 से 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहला पढ़ना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? तो पहला टॉपिक जो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, क्या पढ़ना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दूसरा जो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा क्या होता है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब तीसरा क्या पढ़ना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, तीसरा जो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, तीसरा पड़ेगा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो आप बोल सकते हैं सिर्फ अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो पता चल गया। पहला टॉपिक जो पढ़ना हम लोग को, क्या पढ़ना है? रिपीट कर लेते हैं एक बार। पहला टॉपिक जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। और तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब देखिए, चौथा क्या पढ़ना पड़ेगा? चौथा पढ़ना पड़ेगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या बोले? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। याद रखिएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से हम लोग ये जान लेते हैं। तो चौथा क्या बोले? पहला क्या बोले? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरा क्या? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। और तीसरा अपरिमेय संख्या। और चौथा जो तो हम लोग का क्या है? चौथा क्या? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चौथा क्या? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए, तो समझते हैं आगे।
तो अब ये 4 टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में अध्याय 1 अर्थात वास्तविक संख्या में पढ़ना है। अब देख लेते हैं एक बार चारों चैप्टर पढ़ना कितने कितने में पड़ेगा, तो याद रखिएगा। तो ये जो पढ़ना पड़ेगा प्रश्नावली 1 में, किसमें, प्रश्नावली 1.1 में जो पढ़ना है हम लोग को प्रॉपर किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो अब इससे भी एक प्रश्न जो है इससे एक निश्चित तौर पे रहता है बोर्ड एग्जाम में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर मौसा ज्ञात करें। चलो, जब जो भी होता आगे देखेंगे हम लोग। तो आप देखिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय ये कितना में पढ़ना पड़ेगा, तो याद रखिएगा ये जो आप लोगों का प्रश्नावली हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है। अब ये किस में पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को प्रश्नावली 1.3 में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए तो अगला क्या आ जाएगा आप लोग का, तो अगला आ जाएगा क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। याद रखिएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है पढ़ना पड़ेगा प्रश्नावली 1.4 में, ठीक है। चलिए, तो ये अच्छे से जान लिए हम लोग कि कौन से टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो बताइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक जो आप लोगों का आएगा क्या आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि 1.1 में प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक जो आएगा अंकगणित आधारभूत में, जो कि प्रश्नावली 1.2 में पढ़ना पड़ेगा। और पहला अगला उसके बाद वाला क्या, अपरिमेय जो कि 1.3 में पढ़ना पड़ेगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अर्थात टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ये ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि इसका हिंदी होता है, ठीक है। अब देखिए जो भी होता है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में देखेंगे, तो इसके बारे में आगे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जिसमें हम लोग अब पहला टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहला टॉपिक आप लोग का हो जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोले, यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेयिका। रिपीट कीजिए एक बार, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए रिपीट कर लिया, क्या क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि हम लोग को पढ़ना कितना है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो पढ़ना पड़ेगा ये पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ तक में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आ जाएगा प्रमेय 1.1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए इसको करते क्या है, तो इसको लिख देते हैं प्रमेयिका होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं ये प्रमेयिका होता क्या है, इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते किसको, तो पहले उसको हम लोग आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक। चलिए, तो क्या करें, तो 2 धनात्मक पूर्णांक, अगर मान लीजिए पूर्णांक के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं तो बताए थे धनात्मक ऋणात्मक और क्या होता है 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा क्या है बी है। मान लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए तथा बी दिए रहने पर क्या बोले, 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, क्या बोले, 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यों है, पूर्ण संख्या क्या है, क्यों है, पूर्ण संख्या क्या है, क्यों है, क्यों और आर दोनों होगा, क्यों और आर विद्यमान है या दिया है, तब जाकर के देखिए होता क्या है, ए बराबर तब हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान बी से छोटा और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंडीशन है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलो तो नोट में एक चीज़ लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो आप लोगों का ज़रूरी आएगा, तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे। चलिए तो नोट में बाद में लिखेंगे, इससे पहले लिख लेते हैं इसको। भाज्य बराबर, यहाँ जो आपका मतलब क्या हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, चलिए तो ये होता है आपका ऊपर जो लिखा हुआ है, ये टॉपिक जो लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, भाज्य, बी को क्या बोलेंगे, भाजक, और क्यू को भागफल, और आर क्या हो जाएगा आपका, शेषफल। चलिए अब इसको नोट में लिख लेते हैं, नीचे में जो लिखा रहे थे उसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, चलिए तो लिखेंगे क्या, तो याद रखिएगा, आर का मान अर्थात शेषफल का मान हमेशा, आर कहने का मतलब क्या होता है, शेषफल। आर कहने का मतलब क्या होता है, शेषफल। अर्थात क्या बोलेंगे, भाजक, अर्थात भाग देने वाला क्या कहते हैं हम लोग, भाजक। भाजक अर्थात बी का मान, बी का, या चलो शेषफल से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल का मान, शेषफल कहने का मतलब हुआ आर, शेषफल का मान हमेशा शून्य के बराबर तथा, क्या बोले, शेषफल का मान हमेशा शून्य के बराबर तथा, और बी कहने का मतलब क्या है, भाजक बी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद वाला टॉपिक क्या है उसको आगे हम लेकर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसी से आपका क्या करेगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपके चैप्टर का बनेगा। ठीक है, तो क्या बोले, ए को किससे नोट करते हैं, भाज्य को किससे लिखते हैं, ए से, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। ठीक है, चलिए तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जनरली होता क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुण भागफल, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिंपल सा समझिए, बीच वाला क्या होता है, भाज्य, अर्थात भाग जिसमें देते हैं वो क्या होता है, भाज्य, जिसमें भाग, जिससे भाग तो उसको क्या कहते हैं, भाजक, और जो भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल, क्या कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहेंगे, शेषफल। अर्थात बीच वाला क्या हो गया, ए, ये बी हो जाएगा, ये क्यू, और ये आर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका मान जब भी होगा इससे क्या होगा, बड़ा, शेषफल का मान किससे होगा, भाजक से छोटा। अगर मान लीजिए भाजक अर्थात 6 से हम किस में भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 7 में ही दे रहे हैं। ठीक है, 6 कम 6, बताइए शेषफल कितना बचा, 1। 6 से मान लीजिए 8 में दे, 6 एकम 1 कितना, 2। तो कहने का मतलब क्या, भाजक भाग देने वाला यहाँ क्या है, 6, भाग देने वाला क्या है, 6, और जिसमें भाग दे रहे वो क्या है, से 7। तो अब देखिए इसी से समझिए, अगर आर का मान कहने का मतलब क्या, बी, आर का मान कहने का मतलब शेषफल होता है। अब उसी तरह मान लीजिए, अगर यदि भाजक अर्थात बी का मान लीजिए 6 है, तो शेषफल का मान क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा शेषफल का मान क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5। अब 6 सोच रहे होंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए 6 से अगर 6 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाता है, 1, तो इसीलिए 6 नहीं होगा। अर्थात भाजक का मान जब भी होगा शेषफल से क्या होगा, बड़ा, और शेषफल का मान हमेशा, क्या बोले, शेषफल का मान हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा। अगर मान लीजिए शेषफल क्या है, भाजक क्या है 6, तो शेषफल क्या आएगा, 5 तक आएगा। अगर मान लीजिए भाजक का मान 4 है, तो इसका मतलब शेषफल का मान क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 कम 4 0 आ जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये जो था आपका प्रमेय क्या था, 1.1 प्रमेय था। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं उदाहरण पे आ जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसका प्रयोग कब और कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या बोले, इसका प्रयोग, ये जो लिखे हुए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका प्रयोग कब और कहाँ करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक टॉपिक लिख लेते हैं।
तो एक चीज़ देखिए, बार बार सवाल में दो चीज़ आएगा। अब दो चीज़ क्या आएगी सबको पता होगा। देखिए, एक चीज़ आप लोग को बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, कहीं पर प्रमेयिका और कहीं पर एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कहते हैं प्रमेयिका और एल्गोरिथम का सब जगह लगा दो, सब जगह सही होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो एल्गोरिथम का अलग प्रयोग है और प्रमेयिका का अलग जगह प्रयोग है, लेकिन सब क्या कहते हैं एक ही जैसा कर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा सोच समझ के। सबसे पहली बात हमको ये पता होनी चाहिए प्रमेयिका होता क्या, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। तो याद रखिए, यह एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है। यह क्या है, यह सिद्ध क्या हुआ एक कथन होता है, कथन है। क्या बोले, प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध क्या हुआ कथन है। प्रमेयिका क्या, एक सिद्ध क्या हुआ कथन है, ठीक है। इसे क्या करे, इससे अन्य कथन को क्या कहते हैं, सिद्ध करने में प्रयोग किया। तो सीधा समझना है, यह क्या प्रमेयिका क्या एक सिद्ध क्या हुआ कथन। जैसे कि मान लीजिए ये प्रमेयिका लिए थे, तो अभी प्रमेयिका लिए थे, तो ये बताइए ये सारा का सारा क्या था, हम लोग को तो सिद्ध तो नहीं करना पड़ा था। ये सारा का सारा क्या था, पहले से ही सिद्ध क्या हुआ था, इसलिए ये क्या है, ये सिद्ध क्या हुआ एक कथन है। लेकिन अगर भी मान लीजिए हम लोग वही एल्गोरिथम की बात करें तो वो क्या होती है, तो चलो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, ए आधा लो गम औकर की मात्रा रोम हर्षिकर थोमो, क्या था एल्गोरिथम। अब बताइए एल्गोरिथम में क्या होता है, तो याद रखिए एल्गोरिथम में क्या है, यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। क्या बोले, यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। याद रखिए क्या बोले, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। चलिए तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन है। प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध क्या हुआ कथन है। प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध क्या हुआ कथन है। तो बोलो प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन। एल्गोरिथम क्या है, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की, क्या बोले, यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की, क्या, एक विशेष प्रकार की समस्याओं कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी सवाल आएगा ना उसको हल जब करेंगे तो किस प्रकार से हल करते हैं, तो क्या है, समस्या को हल करने की क्या करते हैं कि विधि प्रदान या विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण 1, ठीक है। जब उदाहरण 1 देख लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उदाहरण 1 देखने के बाद हम लोग आसानी से अगला सवाल जो प्रश्न वाले 1.1 जो आसानी से बन जाएगा। चलिए ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।